नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख भी है। वो इसलिए क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर आपके सामने भी कोई शॉर्टकट है तो उस रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को इतने आसानी से पा लेना मतलब उसके साथ आपको कोई ना कोई चीज़ तो खोनी ही पड़ेगी। आज की ये कहानी है समर की, समर और उसके पूरे परिवार की। समर के परिवार में समर के माता पिता, उसकी एक छोटी बहन समीरा और एक और बहन थी जिसे उसके माता पिता ने गोद लिया था, जिसका नाम था सोनी। समर के परिवार में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उन्होंने सोनी को गोद लिया था, क्योंकि सोनी एक बार उन्हें एक ऐसे जगह पर मिली थी जहां वो भूख से बेहाल सड़क के किनारे तड़प रही थी, और उसकी वैसी हालत देखकर समर के माता पिता को दया आ गई। वैसे भी समर और समीरा काफ़ी बड़े हो चुके थे, जिनको अब अपने माता पिता की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माता पिता के पास लाड और दुलार कभी ख़त्म नहीं होता बच्चों के लिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं समर को और समीरा को अब अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सोनी को उन्होंने अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया और अपना बचा हुआ सारा वक्त, प्यार, दुलार, सब कुछ वो सोनी पर लुटाया करते थे। समर को काफ़ी पहले से ही गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिस वजह से वो हमेशा अपने कमरे में ही अकेले रहना पसंद किया करता था। अकेले क्या, वो अपना पूरा का पूरा वक्त अपने गेम्स के साथ बिताया करता था। हर वक्त वो हमेशा नए नए गेम्स ढूंढता और उनको खेलता रहता था, जिस वजह से ना तो वो अपने कमरे से ज़्यादा निकलना पसंद करता था और ना ही ये पसंद करता था कि उसके कमरे में कोई भी अंदर आए। जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करता, समर को गुस्सा आ जाता और समर लड़ाई झगड़ा करने लगता था। इस वजह से वो घर में रहते हुए भी घर वालों से काफ़ी अलग पहले ही हो चुका था। समीरा का ऐसा हाल तो नहीं था, लेकिन समीरा के पास अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता था। समीरा ज़्यादातर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना, आना जाना, इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करती थी, जिस वजह से समीरा भी ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहा करती थी। समर के काफ़ी रिजर्व नेचर की वजह से समर के दोस्त बिल्कुल नहीं थे। वो कॉलेज आया जाया तो करता था, लेकिन किसी से बात नहीं किया करता था। और समर के कॉलेज में एक लड़की ऐसी थी जिसको समर बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, लेकिन उसके रिजर्व नेचर की वजह से समर उससे भी कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमेशा बस उसे दूर दूर से देखा करता और आहें भरा करता था, और ये सोचता कब उसकी नज़र उसके तरफ पड़े और शायद वो लड़की ही उससे आकर बात करे, लेकिन ऐसा तो कभी होने से रहा। समर ऐसे ही अचानक एक दिन अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा था कि उसके सिस्टम पर कोई एक गेम वाला मैसेज आने लगा, जिसमें ये मैसेज आ रहा था कि क्या तुम ये नया गेम खेलना चाहोगे। और समर ने अभी तक कोई नया गेम इस बार नहीं लाया था। समर ज़्यादातर अपने गेम्स जो लाता था उसके लिए उसे पे करना पड़ता था, लेकिन अभी समर के पास इतने पैसे शायद नहीं थे, जिस वजह से वो गेम नहीं ला पाया था। समर ने बड़े इंटरेस्ट के साथ उस मैसेज को पढ़ा और उस पर रिप्लाई भी किया कि ये कौन सा गेम है
और इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। उधर से जवाब आया, पे हम तुम्हें करेंगे और इस गेम का नाम है सौदा, और इस गेम में तुम्हें शैतानों के साथ मिलकर इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारना है। ये गेम सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा था, लेकिन समर को लगा कोई ना कोई तो ज़रूर मेरी खिंचाई कर रहा है, क्योंकि ऐसा कौन सा गेम होगा जिसको खेलने से मुझे पैसे मिलेंगे। समर ने उस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो उस चैट रूम से बाहर आ गया। उसके बाद समर अक्सर जब भी इधर उधर आता जाता और वापस आता तो उसके सिस्टम पर उसी गेम का पॉपअप उसे बार बार दिखने लगा, और हर बार उसे ये बात भी दिखती कि इस गेम से इसने इतने पैसे बनाए, उसने उतने पैसे बनाए। तो ये अब उसके लिए काफ़ी बड़ा लालच बनने वाला था। समर को ये बात अब काफ़ी उकसाने लगी कि अगर सच में इससे इतने पैसे आते हैं और तो और जो भी चीज़ चाहो वो मिल जाती है, तो ये गेम खेलने के लिए एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है। और समर यही जद्दोजहद में पड़ा हुआ था, और एक दिन अपने कॉलेज से अपने घर आ रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा इंसान दिखा, जो कि एक सड़क के किनारे पर खड़ा था। उसने काला चश्मा लगाया हुआ था और वो समर की तरफ देख रहा था। फिर समर को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि समर को जाकर उससे एक बार बात करनी चाहिए। समर उसके पास गया और समर ने उससे उसकी मदद करने के लिए पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मदद ये कर सकते हो कि जो करना चाहो वो कर लो, उसके लिए इतना सोचना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर समर को काफ़ी अजीब लगी, लेकिन इतना बोलकर वो इंसान वहाँ से चला गया। और समर आज जब घर पर पहुँचा तो उसके सिस्टम पर फिर से उसी गेम का पॉपअप आ चुका था और समर को गेम खेलने के लिए इनवाइट किया जा रहा था। आज समर ने वापस से वो चैट रूम खोला और उसमें से 2-3 लोगों से बात की। सबका यही कहना था, ये गेम काफ़ी सेफ है, आप खेलो। मैंने भी खेला, मैंने इतने पैसे कमाए, मेरी ज़िंदगी में ये बदल गया, वो बदल गया। जिसके लाइफ का जो जो एक्सपीरियंस था, सब वहाँ पर अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ये बात समर को काफ़ी अच्छी लगी और समर ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो एक बार ये गेम खेलकर ट्राई ज़रूर करेगा। समर ने स्टार्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वो गेम स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, क्योंकि उस गेम के कुछ रूल थे जो आपको पूरी तरह से तभी बताए जा सकते थे जब आप उन चीज़ों पर अग्री करते। समर को ये बात उस वक्त समझ में आ जानी चाहिए थी कि आज तक ऐसे किसी गेम के बारे में ना तो उसने सुना है ना ही खेला है। तो ये किस तरह का गेम है जिसमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। लेकिन समर को भी अब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक बदलने के लालच ने इस चीज़ से रोका नहीं, और समर ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए उस चैट रूम में हाँ बोल दिया। थोड़ी ही देर में उसके प्रिंटर पर एक पेपर आ चुका था। उस पेपर पर उसे अपने खून की कुछ बूंदें गिरानी थी और अपना नाम लिखना था। उसने यही सोचा, ठीक है, कुछ बूंदों से क्या फ़र्क पड़ता है, एक पिन तो चुभाना है, इतना खून तो निकल ही जाएगा कि अपना नाम लिख सकूं। और उसने वैसा ही किया। उसे ऐसा करने के बाद वो पेपर अपने सिरहाने आज रात के लिए रख देना था और कल से उसका गेम शुरू होने वाला था। उसने ऐसा ही किया। उसने उस पेपर पर साइन करने के बाद वो पेपर
अपने सिरहाने रखा और रख कर सो गया। अगली सुबह जैसा कि उसमें लिखा था, वो पेपर तुम्हारे सिरहाने से गायब हो जाएगा, और वो पेपर गायब हो चुका था। अब उसे ये देखना था कि आज से उस गेम में क्या होने वाला है और उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने का दावा उस गेम ने किया था। उसकी बहुत सारी इच्छाओं में से एक सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी, बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर हो जाए, वो अपने कॉलेज के बास्केटबॉल टीम में खेले और उस टीम का सबसे बड़ा स्टार हो जाए। लेकिन उसे बास्केटबॉल तो खेलना आता था, लेकिन उसके शाय नेचर के वजह से वो कभी भी उस टीम में जाने की कोशिश भी नहीं कर पाया था। आज अचानक जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसका नाम उस टीम में डाल दिया गया था और सब उसे खेलने के लिए बोल रहे थे। यही चीज़ तो उसे चाहिए थी, क्योंकि खेलना तो उसे बहुत अच्छे से पहले से ही आता था। वो खेलने के लिए पहुंच गया। आज उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इस वजह से वो जितना अच्छा खेलता था, उसने उससे भी अच्छा खेला और उसके गेम को देखकर सारे लोग उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगे और वो एक ही दिन में कॉलेज का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, जिसको सब लोग बहुत अच्छे से पहचान रहे थे, उससे मिलना चाहते थे, उसके साथ खड़े होना चाहते थे। कैफेटेरिया में बैठकर उसके साथ एक चाय, एक समोसा खाने के लिए लोगों की जैसे भीड़ ही लग गई और उस भीड़ से दूर खड़ी कोई लड़की उसे देख रही थी। ये वही लड़की थी जिसे वो चाहता था कि वो उसे देखे और उससे सामने से आकर बात करे। और उस लड़की की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि उसे बास्केटबॉल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। और समर देखने में तो काफ़ी अच्छा था ही, लेकिन आज तक समर के ऊपर कभी किसी की नज़र ऐसे नहीं पड़ी थी जैसे कि अब पड़ रही थी। तो आज से समर उसकी भी नज़रों में आ गया था, जिसकी नज़रों में वो इतने सालों से आना चाहता था। उसने देखा सामने से वो लड़की चलती हुई, मुस्कुराती हुई समर की तरफ बढ़ी आ रही है। समर को तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों पर जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। वो सामने आई और उसने मुस्कुराते हुए समर से पूछा कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकती है। समर के तो होश उड़ चुके थे। समर ने सिर्फ इशारे से जवाब दिया और वो समर के बगल में बैठ गई और समर को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। समर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब समर तुरंत अपने घर जाना चाहता था, उस गेम को खेलना चाहता था और ये देखना चाहता था कि उस गेम से और क्या क्या चीज़ें उसे मिलने वाली हैं। अब उसे वो सारी चीज़ें पाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। समर कॉलेज छूटते ही भागते हुए सबसे पहले घर पहुंचा और घर में पहुंचकर रोज़ की तरह अपने कमरे में घुस गया और उसने दरवाज़ा तुरंत लगा लिया। उसके दरवाज़ा लगाते ही वो सिस्टम तुरंत अपने आप चालू हो गया और उस पर पॉपअप उस गेम का आने लगा। अब उस गेम में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। अब समर को ये कहा जा रहा था कि वो पहले तो उसके ज़िंदगी में हुए बदलावों का मज़ा ले, उसके बाद उसे आगे का टास्क दिया जाएगा। समर को आगे की चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब आ चुका था। समर तो ये जानता था कि जो चीज़ें, जो बदलाव उसके ज़िंदगी में आए हैं वो तो वैसे के वैसे बने ही रहेंगे, लेकिन गेम में आगे से अब कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसलिए समर ने भी थक हार कर वो चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ दी
आज रात जब समर सो रहा था तो उसे सपने में वही इंसान दिखा था जो कई दिनों पहले उसे सड़क पर दिखकर उस गेम को खेलने के लिए बता रहा था। समर उसको देखकर डर से उठकर बैठ गया और जब वो उठकर बैठा तो उसने देखा उसके कमरे के बाहर एक बड़ी सी लंबी सी वैसे ही इंसान की परछाई नजर आ रही है। समर ने खिड़की खोलकर उसे आवाज़ दी, लेकिन वहाँ से वो परछाई देखते देखते उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और अब ये चीज़ें धीरे धीरे उसके घर में बढ़ने लगी थी। कभी उसकी माँ को ये परछाई वाला इंसान दिखता, कभी उसकी बहन को। हाँ, दूसरी बहन समीरा, वो तो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहती थी, लेकिन उसे भी अब अक्सर ऐसा महसूस होने लगा था कि ऐसे ही कोई बड़ा सा इंसान उसका पीछा करता है, उसके आसपास हमेशा रहता है, जिससे अब वो बहुत डरने लगी थी। धीरे धीरे उसने भी घर से निकलना अब कम कर दिया था और पहले वो कमरे में अकेले सोया करती थी, लेकिन अब वो अपनी छोटी बहन सोनी के साथ उसके कमरे में ही सोती थी, क्योंकि सोनी ने भी कई बार उस इंसान को अपने कमरे के आसपास घूमते हुए देखा था, लेकिन अभी तक कोई चीज़ उनसे इतनी ज़्यादा साफ साफ दिखी नहीं थी। इसलिए वो लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर रहे थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इधर समर की ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे बदलाव आने के साथ साथ अब उसे हर वक्त ये महसूस होता कि उसके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जिसमें से एक आवाज़ ऐसी होती जो कि हमेशा उसे किसी तरह का कोई हुक्म दे रही थी, और वो हुक्म अभी तक साफ साफ समर को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो साफ आवाज़ नहीं सुन पाता था। हाँ, लेकिन बार बार उसके कान में ये आवाज़ें आती, इसको मार डालो, इसको काट दो। हमेशा उसको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती जिससे कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला था। और ऐसे ही करते करते लगभग 2 महीने बीत चुके थे, और 2 महीने के बाद समर को अब उस गेम में एक दूसरा कमांड दिया गया। उसके लिए एक नया हुक्म आया था। वो हुक्म ये था कि अब तुम्हें तुम्हारे ही जैसे और ज़रूरतमंद लोगों को इकट्ठा करना है और उनसे भी वही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है जो तुमसे कराया गया। उनको चाहे जैसे भी ये गेम खेलने के लिए मजबूर करना है। समर के लिए ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और समर को अभी तक इस गेम से कोई ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए समर ने ये काम बहुत आसानी से कर लिया। उसने अपने कॉलेज के ही कुछ दोस्तों को, जो कि उसे काफ़ी पसंद करते थे और उसे फॉलो भी कर रहे थे, उनको इन चीज़ों के लिए राज़ी कर लिया। करीब करीब ऐसे गेम खेलने वाले लोग उसने 15 से 20 इस ग्रुप में अब जोड़ दिए थे, जो कि उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये इसलिए क्योंकि ये कमांड पूरा करते ही उसने कहीं ना कहीं उसकी खून की प्यास और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब समर के घर वालों पर भी खतरा ज़्यादा मंडराने लगा था। छोटी बच्ची को एक दिन अचानक जब वो अपने कमरे में सोई हुई थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पलंग से खींचकर नीचे गिरा दिया है, और वो घसीटता हुआ उसे हॉल तक लेकर चला आया। जब वो हॉल तक घसीटती हुई ज़मीन पर चली आई तो वहीं पर उसकी बहन समीरा और माँ दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने सोनी को वैसे ज़मीन पर घिसटते हुए देखकर वो काफ़ी डर गईं
और उन्होंने तुरंत सोनी को गोद में उठाया और उससे पूछने लगी, बेटा ये किस तरह का खेल था, क्या खेल रहे थे आप? सोनी ने रोते रोते अपनी माँ और बहन को बताया, मम्मा नहीं मम्मा, मैं नहीं कर रही थी, मुझे कोई खींच रहा था, उसने ही मुझे बेड से खींच के नीचे गिरा दिया। और ये बात माँ और बहन दोनों ने तुरंत मान ली, क्योंकि उनके घर पर कुछ वक्त से जो ऐसी हरकतें हो रही थीं वो उन सबको पता थीं। लेकिन आज तो ये हद हो चुकी थी। आज अगर शायद वहाँ पर माँ और समीरा नहीं होते तो सोनी के साथ कुछ भी हो सकता था। अब माँ काफ़ी डर चुकी थी। उनको ये बात कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने कल के कल ही फैसला किया कि वो पंडित जी के पास जाएंगी और जाकर उनको सारी चीज़ें बताएंगी। इधर समर की ज़िंदगी में एक अजीब सी भयानक सी उथल पुथल बढ़ चुकी थी। अब समर अपने कॉलेज में, रास्ते पर, अपने कमरे में कहीं भी बहुत साफ साफ उन आवाज़ और उन आदेशों को सुन रहा था। उससे बार बार कोई खून की मांग कर रहा था और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं थी उस आवाज़ को। जितना खून मिला था उतने खून से समर ने अब उस आवाज़ से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार लग रहा था जैसे समर के दिमाग पर कोई हावी हो जा रहा है और वो समर को अपने हिसाब से चला रहा है। आज समर कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, लेकिन उसने एक लड़की अपने घर जाते हुए दिखी। उस समय समर का अपने ऊपर बिल्कुल काबू नहीं था। समर उस आवाज़ के वश में आकर उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर तक समर ने उस लड़की का पीछा किया और वो आवाज़ उसे बार बार आदेश दे रही थी कि वो उस लड़की की हत्या कर दे। समर के हाथ में अचानक से कहीं से एक बहुत खतरनाक हथियार आ गया। समर ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कब और कैसे उस लड़की के गर्दन पर घूम गया ये समर को खुद नहीं पता चला। और जब उसको होश आया तो उसके सामने उस लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन बहुत बुरी तरीके से समर ने अपने हाथ में पकड़े उसी हथियार से काट डाली थी। और समर के हाथ में जो हथियार था वो पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। थोड़ा बहुत खून समर के हाथ में भी लगा हुआ था। समर ये देखकर अब बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो उस हथियार को वहीं पर फेंक कर वहाँ से पागलों की तरह भागते हुए अपने घर की तरफ आया। और घर में आने के बाद वो अपने कमरे में घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने से वो आवाज़ें उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन ये बात समर को कहाँ पता थी। समर को अभी भी वो आवाज़ें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ अब समर को समर के पूरे परिवार की हत्या करने की बात कह रही थी। समर खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये कितनी देर तक कर पाता पता नहीं था। जैसे जैसे रात बीतते जा रही थी वो आवाज़ पूरी तरह से समर के ऊपर हावी होती जा रही थी। अचानक से फिर से समर के हाथ में एक हथियार आ चुका था और अब सबसे पहले उसे अपनी छोटी बहन सोनी की बलि देनी थी। वो आवाज़ बार बार समर को यही बता रही थी कि ये तो तेरी बहन नहीं है, मार दे इसे मार दे, इसे छोड़ मत, ये वैसे भी तेरे घर में नहीं होनी चाहिए। वो सोनी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा था और समर पूरी तरह से उसके वश में आ चुका था और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो हथियार लेकर सोनी के कमरे में सोनी को मारने के लिए पहुंच गया। सोनी के साथ उसकी बहन समीरा भी सोई हुई थी। जैसे ही समर ने सोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना हाथ उठाया, वैसे ही पता नहीं कैसे समीरा की आंख खुल गई और वो बहुत
तेज तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की वजह से घर के बाकी लोग भी अब उठ चुके थे और ऐसी हालत अपने बेटे की देखकर माँ बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और रोने लगी थी। अब उन्हें सुबह तक का इंतज़ार नहीं करना था। उन्हें किसी भी हाल में अभी के अभी पंडित जी को अपने घर बुलाना था और ये देखना था कि उनके बेटे के साथ ये क्या हो गया है। जैसे तैसे सबने मिलकर समर को उसके कमरे में बांधकर बंद कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। सोनी भी पूरी तरह से घबरा चुकी थी, क्योंकि उसे ये कभी नहीं पता था कि उसके खुद के भैया उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात भी सोनी को ना तो पता थी और ना ही समझ में आ रही थी। ये सब होने के बाद गुरुजी को तुरंत बुलावा भेजा गया और गुरुजी रात में ही वहाँ पर पहुँच गए। जब गुरुजी वहाँ पर पहुँचे तो कमरे से बहुत अजीब अजीब सी भयानक सी आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें इस तरह की थीं जैसे वो उन सबको हुक्म दे रहा हो कि दरवाज़ा अभी के अभी खोल दो, वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके मगर किसके? उस कमरे में तो अकेला समर ही था। लेकिन ये बात सारे परिवार वाले को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि समर उस कमरे में अकेला बिल्कुल नहीं है। और पंडित जी के आते ही उस कमरे के अंदर से एक अजीब सी राक्षसी हंसी बाहर तक गूंज उठी और पंडित जी ने कहा, इस कमरे में जो भी है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आप सब इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाइए और मैं एक घेरा बनाता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी आवाज़ें आए, आप में से कोई भी उस घेरे से निकलकर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितनी बड़ी शक्ति इसे समझ रहा हूँ, अगर ये सच में उतनी ही बड़ी शक्ति है तो मुझे इसका सामना करना ही बहुत मुश्किल होगा। तो मैं उसे छोड़कर आप लोगों की जान बचाने नहीं आ पाऊँगा। और पंडित जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने घर के बाहर एक 3 घेरों का सुरक्षा घेरा बनाया। उसके अंदर पूरे के पूरे परिवार वालों को बिठा दिया और अंदर वो समर के कमरे को खोल चुके थे। समर के कमरे को खोलते ही उनको समर के अंदर एक ऐसा रूप दिख रहा था जिसे वो इस वक्त धरती पर ऐसे देखकर थोड़ी देर के लिए खुद ही डर चुके थे। और पंडित जी ने जैसे ही अपने इष्ट का नाम लेकर गंगा जल की कुछ बूंदें ही समर के ऊपर छिड़की होंगी, समर भयानक तरीके से चिल्लाता हुआ एक बड़ी सी सींग, पूंछ और भयानक सी दांत के साथ उनके सामने प्रकट हो गया। उसे देखकर मानो साफ साफ समझ में आ रहा था कि उनके सामने नर्क का कोई बहुत बड़ा शैतान या फिर राजा सामने खड़ा हो, जो खुद आदेश दे देकर सारे लोगों की बलि ले रहा था। और शैतान के लिए तो कितना भी खून, कितना भी मौत का तांडव कभी भी बस नहीं होता है। उसे तो जितना खून पिलाते जाओ वो उसके लिए कम और कम होता ही रहता है। ये चीज़ देखकर पंडित जी भी कहीं ना कहीं डर से काँप रहे थे और बार बार उससे ये बोल रहे थे कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ और इस बच्चे को छोड़ दो। वो शैतान बस पागलों की तरह हंस रहा था और जैसे कोई राजा गहन चिंतन में पड़ा हो, उस तरीके से पीछे हाथ करता हुआ इधर से उधर टहल रहा था और उसे बता रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है और उसे अभी तक समर ने खुद कितने लोगों की बलि चढ़ा दी है। समर भी उससे एक ऐसा सौदा कर चुका है जिसके वजह से वो समर को किसी भी हालत में यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता है।
समर उसके लिए एक ऐसे प्यादे का काम कर रहा था जो उसके हुक्म के अनुसार उसको एक के बाद एक रोज बलि चढ़ाता जा रहा था। इसलिए समर की जान अभी तक बची हुई थी। पंडित जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि ना तो वो उसे रोक सकते हैं, ना ही वो उसे बांध सकते हैं। शायद इस जगह पर इतना कोई सिद्ध पुरुष अभी होगा ही नहीं जो कि इस शैतान का सामना खुद से कर सके। इसलिए पंडित जी उससे बार बार ये आग्रह कर रहे थे कि वो यहाँ से चला जाए। और आखिरकार थक हार कर उस शैतान ने एक ही बात कही कि ठीक है, वैसे भी अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये अपने दिमाग से अब लड़ना चाहता है, जो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके दिमाग पर और इसके जिस्म पर पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए मैं इसे लेकर जाऊँगा। और पंडित जी ये बात जानते थे कि समर को उसे लेकर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और समर ने जो सौदा किया था उसके बाद अगर किसी तरह वो उसे जिंदा रहने के लिए छोड़ भी दे तो पूरी जिंदगी समर को उसकी ऐसे ही गुलामी करनी पड़ेगी और उसके लिए रोज रोज ऐसी बलियां चढ़ानी पड़ेंगी, जो कि कभी भी उसके खुद के परिवार के लिए भी सही नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पता कि वो कब समर के परिवार की ही बलि मांग ले। इसलिए पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम अगर इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो लेकर चले जाओ, लेकिन इस जगह को छोड़ दो। और उसने वही किया। वो भी यहाँ पर अब शायद रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने समर को ऊपर हवा में उछाला। फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया और उस पर अजीब तरह के कीड़े रेंगने लगे, जो थोड़ा थोड़ा करके उसका मांस खा रहे थे। और थोड़ी ही देर में समर के बचे हुए शरीर के चीथड़े उड़े और वो चीथड़े हवा में उड़कर जैसे गायब हो गए। समर की लाश भी वहाँ पर अब नहीं बची थी और पंडित जी को पता था वहाँ से वो शक्ति अब जा चुकी है। फिर पंडित जी बाहर गए और जितनी बातें परिवार को बतानी चाहिए थी सिर्फ उतनी ही बातें उन्होंने बताई। परिवार के लिए ये बात बहुत बड़े झटके की तरह साबित हुआ। माँ को तो सच में समर के इस तरह से जाने का बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे निकलते निकलते उन्हें करीब करीब 6 महीने का वक्त लग गया। हाँ, लेकिन अपनी बेटियों के सहारे वो अब संभल चुकी हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट में अपना नाम और आपके जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे पता चले कि मुझे किन का प्यार और कहाँ से मिल रहा है। और थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम पे अपना फीडबैक कमेंट देकर मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।